MSD 6 के अंतर्गत आज हम वापस से प्रयोगवाद की ही चर्चा करेंगे। तो प्रयोगवाद का 10 सूत्रीय जो 10 सूत्रीय बातें जो रखी गई थी उनको अज्ञे जी ने रखा, और उनमें पहला जो सूत्र दिए, 10 सूत्र जो दिए, उनमें पहला सूत्र था प्रयोगवाद सर्वतंत्र स्वतंत्र है, दूसरा था उसके लिए शास्त्र या बल निर्धारण नियम अनुपयुक्त है। यानी पहली बात ये कि प्रयोगवाद में सारी कोई बाध्यता नहीं है, जैसे प्रगतिवाद में सिर्फ प्रगति की बात करेंगे ऐसी बाध्यता थी, इसमें कोई बाध्यता नहीं है। आप स्वतंत्र होकर के अपने विचार को अभिव्यक्त कर सकते हैं। दूसरी बात कि उसके लिए शास्त्र का अवलोकन होना चाहिए, जैसा कि रीतिकालीन साहित्य के अकॉर्डिंग मैंने बताया, रीतिकालीन परिपाटी के अकॉर्डिंग बताया था। तो वो भी यहाँ पर नियम नहीं था। आप जैसे चाहे अपने साहित्य को जन्म दे सकते हैं, गद्य में पद्य में कुछ भी लिख सकते हैं और अपनी तरह से अपनी लेखनी को चला करके अपने विषय को आगे बढ़ा सकते हैं और किसी को भी नायक बना सकते हैं। जैसे क्या प्रबंध काव्य था, उसका नायक जो है एक श्रेष्ठ व्यक्ति होना चाहिए, एक उपयुक्त व्यक्ति होना चाहिए। तो राम को जैसे उन्होंने तुलसीदास ने राम को बनाया, लेकिन उसी परिपाटी को तोड़ करके प्रेमचंद जी ने एक किसको बना दिया, उसको गोदान के अंतर्गत। तो गोदान के अंतर्गत एक सामान्य से व्यक्ति को होरी को जो है वो उसका नायक बना दिया। तो ये बड़ी बात है कि जहाँ पर इतने बड़े नायक को बनाया जाता था, वहाँ एक सामान्य मतलब जीवन से जुड़ा व्यक्ति को नायक बना दिया गया। ठीक वही बात उन्होंने भी कही कि जब हम कविता में या हम गद्य में या पद्य में किसी में भी हम किसी को भी नायक बना सकते हैं। ऐसी कोई विशेष बात नहीं है कि किसी खास व्यक्ति को ही नायक बनाया जाए। ये तो नायक हमारी दृष्टि में हो सकता है, जैसे कि आगे चलकर आपने देखा कि भीमराव अंबेडकर जो है वो उन्होंने जो संविधान लिखा, क्यों जब उनको तो संविधान के पद पर नहीं रखा जाना चाहिए, जो हमारे नायकों की परिपाटी थी उसके अकॉर्डिंग। लेकिन बात जब इस पर आ जाती है कि व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, व्यक्ति के कार्य महत्वपूर्ण है, तो हर व्यक्ति को हम ले सकते हैं, हर व्यक्ति के कार्यों को हम गिनना शुरू करते हैं, हर व्यक्ति के योग्यता को हम समझने की कोशिश करते हैं। जब हम उस धारा में बहने की कोशिश करते हैं तो उसी धारा को यहाँ पर दूसरे सूत्र से जोड़ा गया। तो ये दो प्रमुख को बताया गया। लेकिन बिहार की भूमि से उठा ये काव्य आंदोलन शेष हिंदी क्षेत्रों की मान्यता प्राप्त नहीं कर सका। नकेनवाद का भाव व्यंजना स्थापत्य तथा प्रपद्यवादी की दार्शनिक पृष्ठभूमि को ये रचनाकार स्वयं स्पष्ट नहीं कर सके। नतीजा ये हुआ कि काव्य आंदोलन एकदम किनारे बढ़कर विलुप्त हो गया। यानी पहले तो लोग ये बात ही नहीं समझ पाए होंगे कहना क्या चाहते हैं, और फिर कुछ बातें उन्होंने जैसे नकेनवाद कही या प्रपद्यवाद कही, तो वो उस बात को लोग समझ ही नहीं पाए। तो वो आगे कुछ थोड़े दिनों के बाद ये जो आंदोलन चलाया वो कहीं ना कहीं कम हुआ। लेकिन उसके विपरीत भी कुछ बातें ऐसी हुई जो आगे जो है बहुत ज़्यादा मानी जाने लगी। जैसे प्रयोगवाद के प्रवर्तन का सच्चा श्रेय अज्ञे जी को ही मिला, और इस कविता के स्वरूप को जानने के लिए उन्होंने तार सप्तक जैसे काव्य को जो है लेकर के आए, जिसमें 7 कवि थे। कि आप 7 कवि हैं, अब 7 कवियों की रचनाएं पढ़िए, अब आप समझिए कि कौन कवि श्रेष्ठ है और कौन श्रेष्ठ नहीं, क्योंकि आपको एक ही पुस्तक में 7 कवि मिल गए एक साथ जानने के लिए। आगे चल करके तो अभी आपने देखा है कि बहुत सी जो ये बुक है वो उसमें 100 कवि भी लिए गए हैं, कहीं 50 लिए गए हैं, कहीं 15 लिए गए हैं, कहीं 30 लिए। तो फिर इस तरीके से स्टार्ट रहा वो, और ये बहुत अच्छा क्रम है ताकि हम किसी व्यक्ति विशेष को बहुत अच्छे से समझ सकें। तो तार सप्तक 1943 में, दूसरा तार सप्तक 1951 में, तीसरा तार सप्तक जो है 1959 को आधार बनाया गया। अज्ञे ने चौथा तार सप्तक भी निकाला, इसे उपेक्षित कहकर नकार दिया, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। संपादक ने न केवल 21 कवियों को एकत्र किया, चौथे में उन्होंने 21 कवियों को लिया था, बल्कि हर कवि ने अपने काव्य पर वक्तव्य भी दिए। सच है कि तार सप्तक के 7 कवि गजानन, पहले तार सप्तक के गजानन माधव मुक्तिबोध, नेमिचंद्र जैन, भारत भूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे, गिरिजा कुमार माथुर, राम विलास शर्मा और अज्ञे, ये संकलनकर्ता और संपादक अज्ञे को तार सप्तक के सम्मान और विवाद मिला।
तार सप्तक की भूमिका की वे स्थापनाएं जो विवाद के केंद्र में रहीं इस प्रकार हैं। विवाद के विषय रहे जो, वो कौन कौन सी चीज़ें थी, उनमें आज मैं 5 चीज़ों की चर्चा करूँगी, बाकी चीज़ों की कल चर्चा करूँगी। तो वो 5 चीज़ें कौन सी हैं? पहली है, विविध नई प्रवृत्तियों का संकेतित किया। कभी युग संबंध सदा के लिए बदल गया था। सभी कभी अपने अपने समय के एक नए ढंग से बांध रहे थे। यानी विविध नई प्रवृत्तियों को, नई काव्य की लेखनियों को, नए काव्य के सृजन को जो है महत्व मिला इस युग में आकर। किस युग में? प्रयोगवाद में। और सभी और जो कवि युग का जो संबंध था वो बहुत सारे कवियों ने एक साथ लेकर के उसको प्रस्तुत किया। सभी कवि अपने अपने समय के अपने अपने समय को उन्होंने नए ढंग से बांधा। हर कवि ने अपनी बात को अलग ढंग से रखने की कोशिश की। दूसरी बात ये है, कुछ के लिए आधुनिक धर्म होने के आग्रह पहले थे और अपनी मानव धर्मिता को वह आधुनिकता से अलग नहीं देख सकते थे। तो कुछ लोग ऐसे थे कि जो आधुनिकता पर ज़्यादा बल दे रहे थे और जो अपनी मानवता होनी चाहिए या और चीज़ें होनी चाहिए उनको वो ज़्यादा अधिक महत्व नहीं दे पा रहे थे। यानी आधुनिकता होनी चाहिए इस पर विशेष बल दे रहे थे। तीसरी बात, सृजनशील प्रतिभा का धर्म है कि वह व्यक्तित्व ओढ़ती है। यानी सृजनशील प्रतिभा का धर्म है, यानी सृजनशीलता जो उन्होंने कहा कि व्यक्तित्व ओढ़ती है। यानी व्यक्तित्व ओढ़ना क्या है? जैसे क्लिष्ट भाषा का प्रयोग करना, जैसे बनावटी भाषा का प्रयोग करना, बनावटी शैली का प्रयोग करना, ऐसा कभी काव्य में या गद्य में देखने में आता है। जो काव्य बिल्कुल सरल और सीधे शब्दों में आते हैं, उनमें किसी बनावट की ज़रूरत नहीं है, वो सीधे ही शब्दों में आते हैं और सीधे शब्दों में व्यक्ति के मन में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे मेरी एक रचना है कि कपड़ों की आस, होठों में प्यास, फिर कैसे मैं पढ़ूं जीवन इतिहास, क्योंकि ये सब मुझे आता नहीं रास। अब ये सीधी सीधी बात है कि आप मुझसे पढ़ने की बात करें, जबकि आदमी को भूख ना मिटे उससे पहले व्यक्ति कैसे किसी और चीज़ के बारे में सोच सकता है। ये बिल्कुल सीधी बात है, सीधे से समझ में आ सकती है। तो ये है तो सृजनशीलता प्रतिभा का धर्म है, वह व्यक्तित्व ओढ़ती है। तो व्यक्तित्व को यहाँ पर ओढ़ा नहीं गया, यहाँ पर सीधे ढंग से रखा गया है। तो लेकिन जनरली क्या होता है कि व्यक्तित्व को ढकने की कोशिश की गई थी। अब जैसे हम व्यक्तित्व को ढकने की क्या, हम जब कविता के सृजन में इतना साहित्यिक चीज़ों को लेकर के आ रहे थे, इतनी साहित्यिक बारीकी को लेकर के आए हैं कि जैसे जयशंकर प्रसाद का जो साहित्य है, जो जिसमें श्रद्धा, मनु और ऋणा है, तो क्या वो हर व्यक्ति पढ़ लेगा? पंत जी ने जो प्रकृति के सौंदर्य को आधार बनाया, वो प्रकृति पहले तो वो केवल पहाड़ों की प्रकृति को बनाया, फिर उस प्रकृति की वो मोहकता जो है, वो सौंदर्य, उसको हर व्यक्ति क्या सहज समझ सकता है? नहीं समझ सकता। तो ये एक जो ये इसी बात को यहाँ पर रखने की, सृष्टियाँ जितनी भिन्न होती हैं, सृष्टा उससे कुछ कम विशिष्ट नहीं होते, बल्कि उनके व्यक्तित्व की विशिष्टताएं भी उनकी रचना में प्रतिबिंबित होती है। शिल्प श्रेयी काव्य पर रीति हावी हो सकती है, वैसे ही मताग्रही पर भी रीति हावी हो सकती है। सप्तक के कवियों के साथ भी ऐसा नहीं हुआ। पांचवा, अब भी उनके बारे में उतनी सच्चाई के साथ कहा जा सकता है कि उनमें मतैक्य नहीं है। सभी महत्वपूर्ण विषयों पर उनकी राय अलग अलग है। जीवन के विषय में, समाज, धर्म और राजनीति के विषय में, काव्य वस्तु, शैली, छंद और तुक्के कवि दायित्व के, और प्रत्येक विषय में उनका आपस में मतभेद है। ये सब बात किस कारण से आई थी? जब तार सप्तक निकली, प्रयोगवाद का जो प्रारंभ हुआ, तो अज्ञे जी के विरोध में कुछ बातें खड़ी हो गई, और वो विरोध कौन कौन से, वो विवाद कौन कौन से थे, उस विषय में आज मैंने 5 जो है वो विषय रखे। अब मैं कल जो है इससे आगे बताने की चेष्टा करूँगी। तो धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।